नमस्कार साथियों, एग्जाम यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजीत। आज आपकी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास चलने वाली है। तो हमने इससे पहले जो दो क्लास थी वहां पे हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम तक भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया को समझा था क्रमबद्ध तरीके से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भारतीय संविधान बनाने की जो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था उसको हम देखेंगे। लेकिन 1935 के अधिनियम और संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था 1946 के बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ था। उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे संविधान निर्माण में। उस समय की परिस्थितियां क्या थी, तो जरा उस पर हम ध्यान देते हैं कि संविधान सभा का निर्माण किन परिस्थितियों के कारण हुआ। देखिए 1939-1945 तक यूरोप में विश्व युद्ध छिड़ गया, जर्मनी और इंग्लैंड के खिलाफ फ्रांस की, जिसमें पराजय हुई। दूसरे दिन इंग्लैंड लगातार जर्मनी के मोर्चों पे पीछे हटने लगा था और उसके पास अब भारत में प्रत्यक्ष शासन चलाने की क्षमता नहीं रही। तो आनन फानन में ब्रिटिश सरकार दूसरी तरफ यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जैसी भी गतिविधियां आई। सुभाष चंद्र बोस बाहर चले गए, उन्होंने वहां पे आईएनए का गठन किया। तो ये सारी जो सरकमटेंस परिस्थितियां थी इसके कारण ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर भारत की स्वतंत्रता के बारे में कुछ गंभीर विचार करने पड़े। इसकी घटनाक्रम में 3-4 ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके बाद संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिस्थिति के अनुसार जो घटनाएं घटी उसमें सबसे पहले क्या होता है कि 1942 में स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स जो होते हैं, क्रिप्स मिशन आता है भारत में संविधान निर्माण की और भारत को किस प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जाए, स्वायत्ता। तो ये जो क्रिप्स मिशन होता है मूलतः भारत के एक डोमिनियन स्टेट का ही दर्जा देने के लिए गठित किया जाता है। इसकी जो सुझाव होते हैं, उसके बाद बेबल प्लान आता है। लॉर्ड बेबल भारत के क्या होते हैं, वायसराय बन के आते हैं। वो क्या करते हैं कि उनका प्लान रहता है कि भारत में सभी दलों को मिलाया जाए और उनसे बातचीत की जाए, भारत में संविधान का प्रारूप कैसे हो इस प्रकार देखा जाए कि इन्हों अपना संविधान बनाने की हो। भारत में जो ब्रिटिश के अंतर्गत प्रांत थे, जो देसी राजा के अंतर्गत प्रांत थे, इनका निर्धारण कैसे हो, किस तरह भारत में संघीय ढांचा स्थापित किया जाए, संविधान स्थापित किया जाए। उसी क्रम में शिमला सम्मेलन होता है जिसमें सभी दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग इत्यादि सारे दल भाग लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जो घटनाएं होती हैं अग्रसर करती है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए। कैबिनेट मिशन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसी के बाद से संविधान सभा का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आता है और इस घटनाक्रम को आप जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन, तो इसमें हम और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमको संविधान के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया से देखते हैं। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आता है इसका उद्देश्य होता है भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसमें 3 सदस्य होते हैं। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य थे। तो पहले थे आपके पैंथिक लॉरेंस, दूसरे एवी अलेक्जेंडर, तीसरे फोर्ट्स क्रिप्स थे। वही जो क्रिप्स मिशन वाले थे कैबिनेट मिशन में भी शामिल थे। पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की, तो पैंथिक लॉरेंस ने किया, जो ब्रिटिश सरकार के मंत्री थे। इस प्रकार कैबिनेट मिशन आता है और भारत में पता लगाता है सर्वदलीय बैठक के बाद कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे हो। अब इसके साथ क्या होता है कि संविधान निर्माण करने के संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हो। तो ये निर्धारित किया जाता है कि प्रांतीय जो विधानसभाएं होती है उससे प्रतिनिधि चुन के आएंगे संविधान सभा में और उससे संविधान सभा का निर्माण होगा। लेकिन इससे पहले एक और किया जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, यानी वायसराय की कार्यकारिणी का गठन किया जाए, जिसमें रक्षा और विदेश जैसे कुछ सैनिक मामले छोड़ के लगभग सारे विषय जो है वो भारतीयों को सौंप दिए जाए। इस प्रकार की एक घटना होती है, अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसमें वायसराय की कार्यकारिणी में पंडित नेहरू को उपाध्यक्ष चुना जाता है। लगभग जो वर्तमान में प्रधानमंत्री की शक्तियां, केवल सैन्य शक्ति और विदेश शक्तियां, कुछ पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास रहता है, वायसराय के पास। अब देखिए 24 अगस्त 1946 का अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। 24 अगस्त को इसकी घोषणा होती है अंतरिम सरकार का। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू शपथ लेते हैं, किसके रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में। अब देखिए हमने बताया कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिम के लिए अलग सीटों का आरक्षण किया गया। आगे चल के 1919 में और बढ़ाया गया सिख सारे लोगों को। अब इसके बाद क्या होता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही एक ढीला ढाला संघीय व्यवस्था की जाती है कि जो चाहे जिसके साथ रहे, जो चाहे अलग रहना चाहे।
और दूसरी तरफ क्या होता है कि मुस्लिम लीग विभाजन की मांग को तेज कर देती है और कहीं ना कहीं 1942 का चाहे वो क्रिप्स मिशन हो, कैबिनेट मिशन हो, उनको मौन सहमति मिलती है। इस प्रकार से थोड़ी समस्या आती है कि मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होगी, सरकार के संविधान निर्माण में सहयोग करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग शामिल होती है वायसराय की कार्यकारिणी में, वो तारीख होती है 26 अक्टूबर, लेकिन ये भारत के संविधान के लिए नहीं, ये वायसराय की कार्यकारिणी और सरकार में शामिल होकर अपने मुस्लिम राष्ट्र जो पाकिस्तान के निर्माण है उसको जोर देने के लिए ये सरकार में शामिल होती है और 5 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें इसके लियाकत अली खान जो होते हैं वो कार्यकारिणी में उनको वित्त मंत्रालय दिया जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो अंतरिम सरकार का जो गठन होता है उसमें वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान को होता है और मुस्लिम लीग अपने मांग को वहां पे क्या करते हैं, प्रभावी रूप से रखने लगती है। फिर संविधान सभा का निर्माण होता है, तो हम पूरे परिदृश्य को देखेंगे कि संविधान सभा में कौन शामिल हुआ, फाइनल संविधान में कितनी समितियां बनी, कौन कौन से लोग थे। तो अब चलिए पूर्व की घटना हो गई संविधान निर्माण की, अब इसके बाद हम देखते हैं संविधान सभा क्या थी। संविधान सभा का निर्माण, भारत ने संविधान सभा के विचार का गठन एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। देखिए 1935 के अधिनियम आने से पहले 1919 के बाद से जैसे जैसे भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ा तो वैसे वैसे भारतीयों के मन में आया। जैसे उससे पहले एक नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसमें एक संविधान का ही प्रारूप रखा गया था जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। फिर चाहे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रहा हो या कराची का अधिवेशन रहा हो कांग्रेस का, तो उसी प्रकार 1934 में सर्वप्रथम जो साम्यवादी नेता थे मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था कि भारत के संविधान का निर्माण हो, इसके लिए एक सभा का गठन किया जाए। 1935 में पहली बार कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। इससे पहले हमने बताया कराची नेहरू प्रस्ताव, उसके बाद 1935 में संविधान की मांग कांग्रेस ने की, 34 में सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 1938 में पंडित नेहरू ने संविधान सभा की मांग की जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 कहा जाते हैं। 1938 में पंडित नेहरू ने संविधान सभा की मांग की जिसे अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार स्वीकार करती है, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इतना तक हो गया कि संविधान सभा का निर्माण का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया, तो एम.एन. राय के मन में आया। कांग्रेस ने कब गठन की बात अपने मन से की, 1935 में की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा के गठन की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की और अगस्त 1940 में इस प्रस्ताव को मान लिया ब्रिटिश सरकार ने। इसको हम क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव कहते हैं संविधान सभा के निर्माण के लिए। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत, हमने बताया ना कैबिनेट मिशन आया था जिसमें 3 सदस्य थे, लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे। तो उन्होंने संविधान सभा प्रस्ताव के लिए 1946 में किया था। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या, जो संविधान सभा निर्मित की, हमने बताया कि प्रांतीय जो विधान सभाएं थी उनके सदस्यों से निर्मित संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। यानी टोटल संख्या कितनी होनी थी, 389। 296 सीटें ब्रिटिश भारत से, यानी भारत का वो अंग जो सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, उसमें 296 सदस्य चुने जाने थे और 93 जो प्रिंसियल स्टेट थे, यानी जो राजा महाराजा का अधीन क्षेत्र होते थे, उनसे चुने जाने थे। इस प्रकार टोटल 389 सदस्यों को नियुक्त किया जाना था। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चुनाव गवर्नर के प्रांतों से, 4 सीटें चीफ कमिश्नर। जैसे आप केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं वैसे ही चीफ कमिश्नर के अंतर्गत कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते थे, उनसे 4 सदस्य और 292 प्रांतियों के द्वारा चुना जाना था। यानी 296 में से 292 में से 4 जो थे वो प्रांतीय सभा से चुने जाने थे, चीफ कमिश्नर जिसका एडमिनिस्ट्रेटर होता था। चुनाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष थी, यानी कोई प्रत्यक्ष निर्वाचन की अवधारणा नहीं आई थी। जितने भी चुनाव प्रक्रिया विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद का गठन होता था वो निर्वाचन प्रक्रिया अप्रत्यक्ष होती थी। अभी पूर्णतः लोकतंत्र नहीं आया था भारत में। जैसे आज आप वोट डालने जाते हैं वैसे मत समझिए उस समय भी मताधिकार होता था, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और एक निश्चित जनसंख्या बता दी गई थी कितने जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। इस तरह क्या किया गया था, जनसंख्या के आधार पे निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। इनका निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा 296 सीटों कांग्रेस को 208 तथा 73 मुस्लिम तथा 15 अन्य को मिली। यानी जो आरंभ में संविधान सभा का गठन, चूंकि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल थी इसलिए उसके लिए भी
स्थान आरक्षित किए गए थे, उसको 73 मिला था, 15 अन्य को मिला था, 208 जो है संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि ग्रुप में कांग्रेस को सीटें मिली थी। अब देखिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कुल 2 से 11 सदस्यों ने भाग लिया। चूंकि मुस्लिम लीग तो क्या हुई, भारत के संविधान निर्माण से तो अलग हो गई, उसने अपनी पाकिस्तान की मांग तेज कर दी थी। इस प्रकार जो भारतीय प्रतिनिधि बैठे तो 211 सदस्यों ने भाग ली। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी पहले जो प्रोटेम अध्यक्ष चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। तो अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपको इतना क्लियर रखना होगा। अब देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। जैसे आपके संविधान में जब हम आगे पढ़ाएंगे उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को, तो उसी तरह का जो पूरा रिजोल्यूशन था उसको सबसे सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में पारित किया, जिसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रीएम्बल को पास किया गया। पाकिस्तान विभाजन कारण लीग अलग हो गई थी, जिसके कारण संख्या 299 हो गई थी, 229 + 70। वही ने कहा कि संविधान सरकार में तो गठन किया, लेकिन अपनी पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने किया, न कि भारत की स्वतंत्रता और भारतीय संविधान निर्माण के लिए अलग राष्ट्र के लिए कार्यकारिणी में गई थी। इस प्रकार 299 सदस्य थे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम भारतीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा सर्वप्रथम कब अंगीकृत या स्वीकार किया गया, तो वो जो तारीख थी वो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को शामिल किया गया, अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को गान के रूप में स्वीकार किया गया, यानी जनगण मनगढ़ को 24 जनवरी को शामिल किया गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। देखिए संविधान सभा द्वारा पहले प्रधानमंत्री का नहीं, सर्वप्रथम राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जनगण मन को स्वीकार किया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। ये तो हुआ अंगीकार करने का, लेकिन जब संविधान सभा अपनी प्रक्रिया अपना रही थी, उस समय जो सरकार चल रही थी, उसी में 1949 में भारत 1947 में आजाद हो गया। उसके बाद जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता है उसका सत्यापन या अनुमोदन किया गया संविधान सभा के द्वारा। कारण यह था कि राष्ट्रमंडल से हम ये समझते हैं कि जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, यानी कालांतर में जहाँ पे ब्रिटेन का शासन था, उन स्वतंत्र हुए सारे राष्ट्रों का एक समूह बनाया गया, जिसे हम कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल कहते हैं। हमारी संविधान सभा ने मई 1949 में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया या स्वीकृति प्रदान की कि भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा। क्योंकि आपको पता होता है कि राष्ट्रमंडल के जो खेल होते हैं उसमें भारत क्या होता है, भाग लेता है, उसके सम्मेलन में भी भाग लेता है। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया। 9 नवंबर 1948 तक चला। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट होते थे संविधान निर्माण का, सर्वप्रथम 4 नवंबर संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया। कुल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे आपके संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। एक से छोटे कंपटीशन पूछा जाता है कि कितने दिन लगे, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। और 4 नवंबर 1948 से चला, जो अंतिम प्रारूप था 9 नवंबर 1948 तक चला। अब देखिए दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार प्रारंभ हुआ तथा 17 नवंबर 1949 तक चला। यानी जो दूसरी बार था वो कब से स्टार्ट हुआ था, 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। तीसरी बार जो चला था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर चला था। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ये अंतिम प्रारूप नहीं, ये प्रथम प्रारूप था। ये गलत हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली बार 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से हुआ, जो 17 नवंबर 1949 तक चला। अंतिम जो तीसरा था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर चला। जो सबसे लंबा चला था वो ये चला था, दूसरा बार चला था, जो उसमें पारित किए गए थे, जिसमें विचार विमर्श चला था। उसके बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान प्रस्तावना में 350 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था, उसमें 350 क्या थी,
अनुसूचियां अनुच्छेद थे। वर्तमान समय जो हमारा मूल संविधान उसको 350 अनुच्छेद ही कहे जाते हैं, और अनुसूचियां 8 थी, यानी 8 अनुसूचियों के साथ था। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, यानी संविधान पारित होने के बाद से 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, जिसमें 9वीं अनुसूची आपकी थी भूमि सुधार से, या जिसपे संसद के किए हुए किसी भी संशोधन पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। 10वां दल बदल के लिए था, और 11वां 12वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन के लिए था, जिसमें ग्राम सभाओं का और नगर पालिकाओं का वर्णन है। इस प्रकार वर्तमान में जो है उसमें 12 अनुसूचियां और 395 से ज्यादा अनुच्छेद है। अब देखिए, जो संविधान सभा निर्मित हुई थी तो उसमें कुछ समितियां बनी थी, कुछ उच्च समितियां बनी हुई थी। तो अक्सर आपके प्रश्न पूछा जाए, चूंकि एक संविधान सभा जो है अपने आप में बहुत विस्तृत है, उसके डिबेट्स बहुत बड़े हैं, और 2 साल चला था, तो 2 साल से ज़्यादा चला था। आप समझ सकते हैं कि उसमें कितने थे, लगभग 3 साल तक चला था। तो उसका ना करके अक्सर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न समितियों किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो देखिए, संघ शक्ति समिति जो थी उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू थे। यानी जो संघ शक्ति, संघ का प्रारूप क्या होगा, संघ के कौन कौन से अधिकार होंगे, इससे संबंधित जो जिम्मेवारी और समिति थी उसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। दूसरा, संघीय संविधान समिति जो है वो पंडित नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति जो थी वो सरदार पटेल के अंतर्गत थी। मौलिक अधिकार समिति जो थी वो भी इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल थे। नियम प्रक्रिया जो थी वो राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कैसे संचालित किया जाएगा। संचालन समिति भी उन्हीं के पास थी, राजेंद्र प्रसाद के पास। और राज्यों से वार्ता के लिए जो है वो पंडित नेहरू थे। राज्यों का प्रांतीय संविधान कैसा होगा, इसमें सरदार पटेल थे, लेकिन राज्यों से वार्ता करके संघ का कैसे निर्माण किया जाएगा, इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित नेहरू थे। इसके बाद एक बहुत प्रमुख समिति आती है जिसको हम प्रारूप समिति कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो डॉक्टर कैसे ड्राफ्टिंग की जाएगी पूरे संविधान के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इनके साथ 6 अन्य लोग थे, जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। और इनको कुल लेके 6+1 पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, 6 अन्य सदस्य थे। तो इस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन को हमने देखा। कौन कौन सी समितियां बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी, संघ समिति बनी थी, राज्य समिति बनी थी, वार्ता करने के लिए समिति बनी थी, संचालन समिति बनी थी। इनकी अध्यक्षता किसने की, कितने सदस्य थे, आरंभ में कितनी सीटें थी, कितनी मुस्लिम लीग को दी गई थी, कितनी कांग्रेस को दी गई थी, कितने चीफ कमिश्नर के प्रांतों में दी गई थी। तो हमने सारे बिंदुवार चर्चा की है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि संविधान सभा, और जो हमारा अगला टॉपिक हो अगला कि हमारे संविधान की विशेषताएं और वर्णन, कि हमारा संविधान कैसा है, हमारे यहाँ शासन व्यवस्था कैसी चलती है, हमारा संविधान विश्व का सबसे विस्तृत है, हमारा संविधान एकल है कि संघीय है। इन सारे बिंदुओं पे हम कल चर्चा करेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।